भारत, आज का बिल्कुल। डिस्कशन हम तीन सेक्शंस में करेंगे। पहले सेक्शन में हम बात करेंगे कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, आपका फैमिली बैकग्राउंड और आपने मार्केटिंग ऑफिसर का ही पाथ क्यों चुना। दूसरा सेक्शन जो रहेगा डिस्कशन का, वो रहेगा आपके आपने आपका प्रिपरेशन का जर्नी क्या रहा, कैसे रहा और आपका सिलेक्शन कैसे हुआ। और लास्ट जो थर्ड सेशन में हम बात करेंगे कि आपका पोस्ट सिलेक्शन, पोस्ट ज्वाइनिंग आपका अभी तक का इनिशियल इंप्रेशन क्या है, जॉब का आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, क्या आप काम करते हैं, किस तरीके के चैलेंजेस फेस करते हैं, ये सारी बात। So hi students, and today with me I have Bharat Chaudhary, and Bharat Chaudhary is an IBPS SO marketing officer selected candidate from the previous recruitment cycle. और भारत को ऑलमोस्ट अब 8 से 10 महीने का एक्सपीरियंस भी हो गया है, ज्वाइन कर लिया है इन्होंने लास्ट ईयर के ही राउंड में। और आज भारत अपनी दिवाली की छुट्टियों में घर आए हैं, तो मेरा इनसे बात हुआ एंड वी डिसाइडेड टू हैव अ क्विक कन्वर्सेशन अराउंड थ्री थिंग्स। तो इनसे हम तीन चीजों के अराउंड हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो भारत, स्वागत है आपका आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी गेटिंग टू इंटरैक्ट। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। मुझे तो लगा था आप शायद भूल गए होंगे, नहीं, मैं लेकिन नहीं भूलता आपका अपने कॉल आया बच्चों था। को। नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी भी दी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और मुझे अच्छा लगा कि आपको इतने टाइम बाद भी मैं याद था। आपका कॉल देख के भी मुझे बड़ी खुशी हुई थी कल। मैं ऐसे ही ऑफिस में था, मैंने कहा देखूं जरा आज दिवाली पे कौन कौन आया होगा। तो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल रहते हैं। अब या तो उनसे कह लो कि लगाव हो जाता है या इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। तो आपसे थोड़ा खास लगाव है, और रीजंस धीरे धीरे जब हम डिस्कशन करेंगे तो लोगों को पता लगेगा। सबसे पहले आप हमको अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं, किस तरह की फैमिली से आप आते हैं, किस शहर से आप आते हैं, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, और आपने आईबीपीएस एसओ मार्केटिंग ऑफिसर के ही एग्जाम को क्यों टारगेट करा। सबसे पहले तो एक्चुअली सर, मैं अजमेर से बिलोंग करता हूँ, जैसे कि आप जानते हैं। फैमिली में मेरे पेरेंट्स और मैं बस तीन ही मेंबर्स थे, जिसमें से मेरे फादर एक्चुअली प्रॉपर्टी डीलिंग के बिजनेस में थे। और मेरी मदर जो थी वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट थी। शी वाज अ लेक्चरर इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन बायोलॉजी। तो और मैं एक्चुअली एमबीए हूँ फ्रॉम मार्केटिंग एंड मीडिया। आई डिड माय पीजीडीएम इन 2016 फ्रॉम न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद मैं 5 साल समथिंग दिल्ली के अंदर ही प्राइवेट सेक्टर के अंदर था। लास्ट मैं सीजफायर इंडस्ट्रीज में पोस्टेड था। उसके बाद सम मिसहैप हैपेंड इन माय फैमिली और मेरे को अजमेर लौटना पड़ा। अ, फिर मैंने एक्चुअली मैं मार्केटिंग फील्ड में ही था, और मार्केटिंग से ही मेरी स्पेशलाइजेशन करी थी मैंने एमबीए में। तो मैं उस फील्ड को लेके बहुत कंफर्टेबल था, एंड उसमें ही अपना करियर बनाना चाहता था। मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स भी मेरे स्ट्रेंथ थे, तो आई न्यू कि मैं मार्केटिंग में अच्छा एक्सेल कर सकता हूँ। तो मैंने फिर, बट आई न्यू कि गवर्नमेंट सेक्टर के लिए आई शुड ट्राई। तो मैंने आईबीपीएस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी, और 2022-23 वाले आईबीपीएस एसओ एग्जाम के अंदर आई गॉट सिलेक्टेड एज एन असिस्टेंट मैनेजर इन मार्केटिंग इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये आपका पहला अटेम्प्ट था या इससे पहले भी आपने अटेम्प्ट्स लिखे। नो सर, एक्चुअली इससे पहले मैंने 2001 2000 2022 21 एंड 22 में अपीयर किया था। बट आपके साथ मैंने प्रिपरेशन भी करी थी। आपके नोट्स देख के ही इनफैक्ट मेरा जो मेंस था वो मेरे आपके नोट्स की हेल्प से मेरा क्लियर भी हुआ था। बट इंटरव्यूज के अंदर शायद डॉक्यूमेंटेशन में मैं कहीं लैग कर गया था, जिसकी वजह से आई वाज डिस्क्वालिफाइड। फिर 2022-23 के अंदर आई प्रिपेयर्ड अगेन, एंड दिस टाइम आई वाज thoroughly prepared। तो इस साल आई गॉट सिलेक्टेड। सो वाज इट बिकॉज ऑफ आपको कम मार्क्स मिले इसलिए आपका रह गया पिछले बार के, कोई डॉक्यूमेंटेशन कुछ मिसिंग था, क्या रीजन था, अगर आप बता सकें। एक्चुअली आई डोंट नो, क्योंकि 2021-22 के अंदर जब मैं इंटरव्यू प्रोसेस के लिए पहुंचा था, तो मेरे से भी कम मार्क्स के जो स्टूडेंट्स थे, जिनके मेंस में मेरे से कम मार्क्स थे, दे गॉट सिलेक्टेड। तो व्हेन आई आस्क्ड माय सीनियर्स एंड ऑल, तो दे सेड कि मे बी पॉसिबल कि आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी वजह से यू वर डिस्क्वालिफाइड। तो ये एक रीजन था। बाकी इस साल, एज आई सेड, कि मैंने इस साल अपना डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बहुत अच्छे से किया था। सारा पहले सब कुछ, क्योंकि मैं एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट मेरा 2021-22 के अंदर प्रिपेयर्ड नहीं था। तो मे बी शायद उस वजह से मुझे डिस्क्वालीफाई किया हो, लेकिन इस साल आई वॉज फुली प्रिपेयर्ड इन एडवांस, एंड इस साल मैं फाइनली सर
एज यू नो आई एम सिलेक्टेड इन यूबीआई। अभी मैं भीलवाड़ा में पोस्टेड हूँ, एसेट डिवीजन के अंदर, यूनियन बैंक के अंदर। और वहाँ पे हम लोग रिटेल लोन्स को हम लोग मतलब प्रोसेस करते हैं हम लोग। Okay. अच्छा भरत, अपना प्रिपरेशन जर्नी के बारे में अगर आप हमें थोड़ा बता सके। आई नो थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि अब काफी पुरानी बात हो गई है, 1.5-2 साल पुरानी बात हो गई है। और जितना भी आप रिकलेक्ट कर सकें, और अगर एक हमको नहीं नहीं। स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए अगर आप बता सकें कि क्या स्टेजेस थे, क्या चैलेंजेस आपने फेस करे, किस तरीके से आपने प्रिपेयर करा, प्री का, मेंस का और इंटरव्यू का भी, तो थोड़ा सा अगर आप बता सकें तो। श्योर। बहुत नहीं ऐसा, मतलब होता ये है कि एक्चुअली मैं इस एग्जाम को लेके थोड़ा सा डिटरमिन्ड था। तो मेरे को एक्चुअली सर प्रिपरेशन मेरे अच्छे से याद है, थोड़ा सा चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे किसी तरह का ऑफलाइन कैंपस नहीं है, अजमेर इज अ स्मॉल सिटी, तो थोड़ा सा हमारे को और मतलब मुझे एक्चुअली थोड़ा सा ऐसा है कि क्लासेस अटेंड करने की आदत थी, मैं ऑनलाइन को लेके पहले कंफर्टेबल नहीं था। तो प्रीलिम्स की मैंने प्रिपरेशन जब स्टार्ट करी थी, आई डोंट नो कि कैसे करना है। क्वांट मेरी एक वीक पॉइंट रहा था स्टार्टिंग से। मतलब शायद मैं 11 12 से मैथमेटिक्स वाज नॉट माय कप ऑफ केक। तो फिर मैं उसके, लेकिन फिर मैंने कुछ यूट्यूब सेशंस कुछ अटेंड करने शुरू करे। उसके बाद मैंने 5 5 मिनट्स के स्मॉल टेस्ट होते हैं, उनको लेके मैंने प्रैक्टिस करी थी। और मैं एक्चुअली साथ के साथ ये भी नोटिस कर रहा था कि मेरे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जैसे डीआई मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। उसके अलावा कंपटीशन, ये सब मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, तो मैं इन पे ही फोकस करता था। और मैंने कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस डिवाइड कर रखे थे। जैसे क्वांट में मैंने कुछ 4 5 टॉपिक्स थे जिनका मैंने स्पेसिफिकली डिसाइड कर रखा था कि मुझे इनका प्रैक्टिस करना है और मुझे यही अटेम्प्ट करने हैं, जिनके क्वेश्चंस फिक्स थे। जैसे डीआई के 15 से 20 क्वेश्चंस हमेशा फिक्स होते हैं, तो मैं उसको डीआई को प्रैक्टिस करता था थॉरोली, ताकि एटलीस्ट 15 20 मार्क्स मेरे स्कोर हो जाए। उसके अलावा नंबर सीरीज वगैरह हुई, कंपटीशन एंड कंपटीशन हुआ, ये सब मैं अप्रोक्सीमेशन हुआ, इनको मैं थॉरोली रिवाइज करता था, बार बार प्रैक्टिस करता था। बाकी फिर रीजनिंग का भी मैंने इसी तरह से प्रैक्टिस किया था। मेंस जो कि एक चैलेंज होता है, क्योंकि मेंस का सिलेबस बिल्कुल अलग रहता है, हमारे को स्पेशलाइजेशन के बारे में पढ़ना पड़ता है। उसके लिए मैंने दो चीजें करी थी। एक तो सबसे पहले तो मैंने कॉटलर बहुत थॉरली स्टडी किया था इस साल। 21 22 के अंदर मैंने कॉटलर स्टडी नहीं किया था। और साथ में क्या है, आपके मेरे पास नोट्स अवेलेबल थे, तो मुझे क्या है रिवीजन में बहुत हेल्प मिली। कॉटलर को मैंने स्टडी किया, उसके बाद क्या है मैंने पूरा ध्यान आपके नोट्स पे रखा था, बिकॉज एक वो बेस मेरे लिए तैयार हो गया था, और उसके बाद पूरा तरह से मेरा ध्यान फोकस था कि नोट्स को मैं थॉरोली रिवाइज करता रहूं और टेस्ट देता रहूं। तो आपकी जो टेस्ट सीरीज आई थी, मैंने उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया था। लास्ट मतलब डे से मतलब लास्ट वीक तक भी मैं कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहा था उन टेस्ट पे। और जैसे कि आप जानते हैं, मार्केटिंग के लिए बहुत ज्यादा कुछ हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है, ऑनलाइन भी कुछ बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं होता है। तो मुझे मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने आपका सजेस्ट किया था। फिर ऑब्वियसली मैं आपके नोट्स, पहले मैंने आपके नोट्स का ही लिया था। फिर नोट्स मैंने आपके पढ़े तो मुझे दिख गया था कि ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो गया, कहीं मेरे को कुछ भी मतलब वापस से देखने की जरूरत नहीं है, कहीं दूसरी जगह मेरे को सर्च करने की जरूरत नहीं। और बची कुची जो कसर थी वो मेरी टेस्ट सीरीज से पूरी हो गई थी। तो इसके अलावा मैंने मार्केटिंग के लिए तो एटलीस्ट थर्ड कोई भी ऑप्शन नहीं लिया था। फिर जाके मैं जब टेस्ट दिया था तो इट वाज ऑल सेट। In fact, what we have done this year is that we have come up with two very unique products. हमने एक तो पूरा का पूरा वीडियो कोर्स था ही हमारा इंग्लिश में। अलॉन्ग विद दिस, इस जी। बार मैंने हिंदी में भी पूरा वीडियो कोर्स बना दिया, आपको पता नहीं होगा। तो जो हिंदी मीडियम ओके, हाँ स्टूडेंट्स हैं, इस जिनको हिंदी में ज्यादा समझ में आता है, उनके लिए डेडिकेटेडली पूरा नया कोर्स हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो विच एवर लैंग्वेज इज कंफर्टेबल, यू कैन गो विद अ कंप्लीट कोर्स इन दैट लैंग्वेज। तो इस बार इतनी मेहनत हमने कर दी है और स्टूडेंट्स उसको वैसे ऑप्ट तो भी कर रहे आपका मिक्स्ड लैंग्वेजेस में रहता था सेशन, तो कभी समझने में सच डिफिकल्टी नहीं हुई और कभी बोरिंग भी नहीं लगा, क्योंकि आप थोड़ा सा हैं। हंसते हंसाते पढ़ा देते थे, तो सेशंस कभी भी ऐसा टायरिंग नहीं लगते थे बिल्कुल भी। तो आई थैंक यू सर उस चीज़ के लिए, क्योंकि मार्केटिंग का एक्चुअल में कोई भी हमारे पास ऑप्शन नहीं था। कहीं मैं सर्च भी कर रहा था, मैंने ऑफलाइन क्लासेस भी ढूंढी थी, कुछ मिला नहीं था मुझे। पर आपके सेशंस की वजह से ही अल्टीमेटली मेंस क्लियर हुआ मेरा। अच्छा, एक डाउट और क्लियर करो, मुझे तो क्लियर है, स्टूडेंट्स को भी क्लियर करो कि मार्केटिंग के अलावा और क्या पढ़ना चाहिए प्रोफेशनल नॉलेज के एग्जाम के लिए। बच्चे कहते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस भी पढ़ लें, करंट अफेयर्स भी पढ़ लें, थोड़ा बहुत आईटी भी पढ़ लें। एक्चुअली सच बताओ कि कितना ज्यादा और पढ़ना है मार्केटिंग के अलावा।
एक्चुअली करंट अफेयर्स आप मतलब देखिए, एक्चुअली मार्केटिंग वैसे आप कर लेते हैं तो मेंस इजीली निकल जाता है। ऐसा कुछ ज्यादा डिफिकल्टी आती नहीं है, बट आप करंट अफेयर्स अगर कवर करना चाहते हैं तो लास्ट 3 मंथ्स के आप करंट अफेयर्स थोड़ा उसमें कवर कर सकते हैं, ऑल्दो आई डेंट कवर इट अप। और बची बात, एचआर ओबी ऐसे बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं कि एचआर भी आता है। आते हैं एक एक क्वेश्चन कहीं आते हो तो आते हो, लेकिन उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब होता नहीं, एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस ये है। मैंने मार्केटिंग पे ही फोकस किया था, और मार्केटिंग का ही मेरा थर्डली आया था। इंटरव्यू में भी आपका मार्केटिंग ही कवर होता है। इंटरव्यू में हाँ, एक दो क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर वीक के अंदर कोई सीरियस करंट करंट अफेयर होगा तो उस पे आया होगा, या फिर उस दिन स्पेसिफिकली जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन के सुबह की अगर कोई न्यूज होगी, इंपॉर्टेंट न्यूज, उसको आप इंटरव्यू के अंदर कवर कर सकते हैं। बाकी ज्यादातर चीजें मार्केटिंग की ही पूछी जाती हैं, या आपके प्रीवियस बैकग्राउंड या एक्सपीरियंस की पूछी जाती हैं। और मेंस में भी ये चीज होती है कि आप मार्केटिंग को ही कवर करिए। इंटरव्यू वो सॉरी एचआर का, इन सब का एक 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 क्वेश्चन कहीं आता हो तो आता हो, करंट अफेयर्स के एक दो क्वेश्चन आते हैं, बट ज्यादातर पार्ट जो है मार्केटिंग का ही रहता है। तो अगर आपने मार्केटिंग अच्छे से पढ़ी हुई है तो आपको बाकी चीजों का मतलब बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं अच्छा, चूंकि अब इंटरव्यू का बात कर ही रहे हैं तो आप अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी शेयर करिए। पड़ती। और इंटरव्यू तो कौन से सर वाले का आप शेयर करेंगे, पहले वाले इंटरव्यू का या दूसरे वाले का? दूसरे वाले का थोड़ा सा ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा, तो ठीक वही है, तो शेयर जो करूंगा। बाद वाला इंटरव्यू था आपका सेकंड अटेम्प्ट का, उसके बारे में तो चलिए फर्स्ट का शॉर्ट में एक बता देता हूँ। फर्स्ट इंटरव्यू प्रिपरेशंस मैंने करी थी, फिर आपके साथ ही मैंने प्रिपेयर किया था, और मार्क्स को लेके भी मैं थोड़ा सा पॉजिटिव था क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे थे, तो मुझे लगा था कि मेरा हो जाएगा। ऑल्दो जब नहीं हुआ था एंड आई इन्फॉर्म्ड यू, तो यू ऑल्सो लुक्ड अ लिटिल बिट सरप्राइज्ड, क्योंकि आपको भी उम्मीद थी कि हो जाएगा मेरा इस सब। नहीं, जब मैं मॉक लेता लेकिन हूँ तो मुझे 90% श्योरिटी होती है कि इसको सही नंबर मिल ही जाएंगे, बस गॉड सही करे और नंबर सही मिल जाए, दिस पर्सन विल बी थ्रू, सो आई वाज काउंटिंग यू इन दैट लिस्ट। यार इसका तो आई नो, होना ही चाहिए, तभी रीजन है कि मेरे को तुम्हारे बारे में हमेशा ध्यान रहता है, और इसीलिए मेरे को याद रहता है कि नहीं, इस कैंडिडेट का तो होना चाहिए। नहीं आई नो, मुझे पता है आपने मेरे को, क्योंकि मैं हमेशा इंटरव्यूज के बाद आपसे फीडबैक लेता ही था, मॉक्स के बाद आपसे फीडबैक लेता था, तो आप बताते थे मुझे, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी बताते थे, मेरे वीक पॉइंट्स भी बताते थे। तो मुझे भी उम्मीद थी, और मेरे मेंस में नंबर भी अच्छे थे, तो मुझे लगा था कि मेरा इजीली निकल जाएगा, लेकिन फिर हुआ नहीं था, एंड यू आर ऑल्सो सरप्राइज। फिर आई डिसाइडेड कि नहीं, मेरे को एक अटेम्प्ट और देना है अपने। तो इस साल आई न्यू कि मैं स्टार्टिंग में आई वाज लिटिल बिट कैजुअल में थोड़ा सा इजी ले रहा था, और आपसे जब डांट पड़ी उसके बाद से मैंने एक्चुअल में इंटरव्यू का वापस से स्टार्ट मेरे को किया अभी था तक वो दिन प्रिपरेशन। याद है कि जब आपने पहला अटेम्प्ट दिया था तो करीब 350 400 वैकेंसीज आए थे, और जी लास्ट ईयर नंबर ऑफ बिल्कुल। वैकेंसीज ड्रास्टिकली ड्रॉप कर गए, 100 के आसपास थे मेरे ख्याल से, जितना 100 मुझे याद है। वैकेंसी थी, यस और यस मैं मॉक्स लूँ, और मैंने आपका मॉक शेड्यूल करा, मैंने आपको कनेक्ट करा, आप पहुंचे नहीं ये मॉक देने के लिए, फिर मेरे को लगा कि भाई ये क्या कर रहा है। फिर मैंने हक समझ के थोड़ा डांट लगा दिया आपकी। मुझे लगा कि अगर नहीं आज नहीं, ये जरूरी था सर। एक्चुअली कभी कभार थोड़ा सा रास्ता भटक जाते हैं तो डंडा पड़ना जरूरी है, वो डंडा उस दिन बहुत जरूरी था। तो उस दिन एक दोनों चीजें थी। एक तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये एक ऐसा पॉइंट है मेरा मतलब लाइफ का जहाँ पे मुझे सीरियस होने की जरूरत है, और मैं मतलब अब यहाँ पे 1 मिनट भी मेरे पास वेस्ट करने का नहीं है। अगर मैं अभी गलती करता हूँ एक भी, तो मेरे को फिर से अपना पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। और बाकी फिर दूसरी चीज मुझे रियलाइज हुआ कि लास्ट ईयर भी मैं इस पॉइंट पे आके मैं रिजेक्ट हुआ हूँ, तो मुझे अभी प्रिपरेशन की बहुत सख्त जरूरत है, सीरियस लेने की सख्त जरूरत। तो आपने डांटा तो उसी दिन शाम को ही अपनी प्रिपरेशन वापस से ढंग से स्टार्ट करी थी क्योंकि लास्ट इंटरव्यू अटेम्प्ट में के आप लिए। बहुत ही छोटी सी माइन्यूट चीज की वजह से रुक गए। इस बार भी जब एग्जैक्टली। 100 वैकेंसीज आई थी लास्ट अटेम्प्ट में, तो फिर आपने प्री भी निकाल लिया, मेंस भी निकाल लिया, अब इंटरव्यू में रह ही क्या जाता है। थोड़ा सा ही पुश बस हम कर देंगे तो निकल जाएगा। मेरे को बस ये लग रहा था कि इसने सब कुछ तो कर लिया, इस पॉइंट पे आकर अगर थोड़ा सा मैं इसको पुश कर दूंगा तो इसका काम बन जाएगा। ये सर मैं समझ रहा था उस चीज को, इसीलिए मेरे को बिल्कुल भी, क्योंकि मैं जानता था आप मेरे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, और आपने इनफेक्ट डांटा नहीं होता तो शायद मैं उस दिन भी, शायद आगे भी मतलब सीरियस नहीं रहता, और शायद मे बी इस साल का इंटरव्यू शायद बिगाड़ ही देता मैं अपना। लेकिन थैंक्स टू यू कि आपने मेरे को उस दिन, आपने मेरे को ऐसे टोका मुझे, तो मुझे भी रियलाइज हुआ, और फिर बाद में
प्रिपरेशन करने के बाद मेरा इंटरव्यू राउंड बहुत अच्छा गया था। आप आपको याद ही होगा, इंटरव्यू होते ही मैंने सबसे पहला कॉल आपको किया था। तो क्या क्या पूरा पूछा अपने था सारे इंटरव्यू में क्वेश्चन आपसे? एक्सप्लेनेशन किया था। एक्चुअली इस साल के इंटरव्यू प्रोसेस में एक तो ये चीज थी कि मेरा जो पैनल लास्ट ईयर था, एग्जैक्टली वही सेम पैनल इस साल भी मेरा था। और मतलब वो लोग इनफैक्ट मुझे पहचान भी गए थे कि आप लास्ट ईयर भी आए थे क्या। तो मैंने शेयर किया था, हाँ मैम आया था मैं, और थोड़ा सा कहीं कुछ शायद मेरी लास्ट ईयर प्रिपरेशन में थोड़ा सा लैग कर गया होऊंगा मैं, तो इस साल मैंने वापस से बाकी उन्होंने मेरे से सबसे पहले तो मेरा ऑब्वियसली फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये सब कवर किया था। एक्सपीरियंस क्या रहा है पिछली कंपनी में जिसमें मैं सीज फायर के बारे में मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। मार्केटिंग से रिलेटेड, जैसे मेरा डिजिटल मार्केटिंग का मैंने एक गूगल का कोर्स कर रखा है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। और फिर मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे सर मुझसे। ओवरऑल 20-25 मिनट्स मेरा इंटरव्यू चला था। इसके अपार्ट मेरे से मेरी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, कहाँ से बिलोंग करते हो, अजमेर में क्या खाने का अच्छा है, आगे क्या करने का प्लान है। और इंटरव्यू पैनल में आईबीपीएस से एक मैम थी एज ए रिप्रेजेंटेटिव, तो उनका मेरे से एक ही क्वेश्चन था कि इस साल अगर सेलेक्ट नहीं होगे तो क्या करोगे। एंड शी हम्म। वाज थॉरो अबाउट इट, क्योंकि वो बार बार पुश कर रही थी, नहीं नहीं अगर नहीं होगा तो क्या करोगे। तो आई वाज डिटरमिन्ड कि नहीं मैम इस साल डेफिनेटली निकल जाएगा, बिकॉज लास्ट ईयर 350 वैकेंसीज थी तब मैं आया था सेलेक्ट होके फॉर द इंटरव्यू राउंड। इस साल 100 ही वैकेंसीज हैं, स्टिल आई एम हियर। तो मेरी प्रिपरेशन पिछली बार से बेटर होगी, दैट्स व्हाई आई एम। तो इस साल डेफिनेटली निकल जाऊंगा, अगर नहीं भी हुआ तो अगले साल मैं फिर शक्ल दिखाने आऊंगा आपको, पक्का से आऊंगा जरूर। तो आई थिंक शायद उनको वो बात अच्छी लगी होगी। और बाकी उन्होंने मेरे से पूछा था कि जैसे मार्केटिंग के एक्चुअली 3-4 टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे थे, डिजिटल मार्केटिंग के 3-4 टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे थे। ऐसा कुछ ज्यादा डिफिकल्ट था नहीं, बहुत ज्यादा वो नहीं होता है। 4 P's मुझसे पूछे गए थे, और पुश एंड पुल मार्केटिंग पूछी गई थी मुझसे। डिजिटल मार्केटिंग में मेरे से बाउंस रेट पूछा गया था क्या होता है। तो इस तरह के बहुत इजी गोइंग क्वेश्चंस थे, कुछ ज्यादा था नहीं। तो इंटरव्यू हो गया, फिर रिजल्ट आया, आपका सिलेक्शन हो गया। मैं सर मतलब ऑलमोस्ट 10, क्योंकि मैं जब 100 वैकेंसीज देखी थी, मेरे को ऐसा लगा था कि नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है डाल के भी, कुछ नहीं होना है। बट फिर पता नहीं क्यों एक था कि नहीं, लेकिन ऐसे हार मान के तो बैठ नहीं सकते जब साल भर प्रिपरेशन करी है। तो सिर्फ ये सोच के कि वैकेंसीज कम है, अगर छोड़ दिया तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी हो जाएगी। तो मैंने प्रिपरेशंस करके जब दिया, और इंटरव्यू में भी मैं बिल्कुल ऐसा था कि नहीं नहीं होना है, सीट्स कम है, नहीं होगा। और लोग जिस तरह से डिस्कस कर रहे थे, इतने नंबर उतने, प्लीज सबको मेरी एडवाइस है, व्हाट्सएप ग्रुप्स के जो नंबर्स डिस्कस होते हैं उन पे मत विश्वास करना। सब बोगस होता है, कुछ नहीं है। आखिरी में क्या होता है, कुछ कोई पहले प्रेडिक्ट नहीं लगा सकता, सब कुछ प्रिडिक्शंस बैठी रह जाती हैं। कभी कभार प्रेडिक्शन सही हो सकती हैं, बट 80% ऑफ द टाइम ये जो व्हाट्सएप पे पोल्स चलते हैं उनसे बहुत अच्छा क्लियर पिक्चर नहीं मिल पाती है। इनफैक्ट वो आपको वो एक महीना जो है मेन इंटरव्यूज और रिजल्ट्स के बीच में, वो बहुत मुश्किल हो जाता है निकालना। तो 1 अप्रैल को जब रिजल्ट आया, फाइनली सेलेक्ट हुआ हूँ, तो मतलब 10 मिनट तो सर मतलब एज अ फैमिली मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब रोया हूँ मैं लिटरली कि हाँ हो गया फाइनली, शांति से अब शांति पड़ गई है। और उसके बाद फिर क्या है सर, बस यही प्लान करना शुरू किया, अब आगे कैसे करना है, कहाँ प्लेसमेंट्स मिलते हैं, पता नहीं और कोई जब फिर रिजल्ट लोकेशन। आया और आपने मेरे को बताया, मेरे को इतनी खुशी हुई। मैं मार्केट में था, वाइफ के साथ कुछ शॉपिंग कर रहा था, मेरे को वो दिन भी याद है। तो मैं जब आपने फोन किया और मेरे को जब पता लगा, तो आई स्टार्टेड स्माइलिंग। तो मेरे वाइफ ने पूछा ऐसा क्या हो गया जो आप इतना मुस्कुरा रहे हो। मैंने कहा एक स्टूडेंट है मेरा, जो मैं चाहता था दिल से, क्योंकि मुझे पता आपकी फैमिली में आप और आपकी वाइफ है और कोई नहीं है, मम्मा पापा नहीं है। तो आई न्यू दैट। मैंने कहा आज इसका होना बहुत जरूरी था, और इसका सिलेक्शन हो गया, समझो मेरी पूरी एफर्ट सफल हो गई। तो मेरे को उस दिन को पूरी तरीके से याद है, मेरे को इतना अच्छा लग रहा था उस दिन। मैंने कहा चलो एक ऐसा काम हो पाया मेरे जरिए, या किसी भी तरीके से, मैं भले ही 1% भी मैं कंट्रीब्यूट कर पाया, बट आई रियली फेल्ट हैप्पी दैट डे। आपको कॉल करते वक्त है ना, मेरे को दो चीजें हो रही थी, एक तो खुशी तो बहुत हो रही थी और साथ में प्राउड फील हो रहा था कि है ना एटलीस्ट मतलब कल मैं ये कह सकता हूँ कि सर देखिए आपने मेरे को डांटा था और फाइनली देखिए मैंने निकाल ही गया, मैं अल्टीमेटली आपका डांटना मतलब फ्रूटफुल हो गया मतलब मेरे लिए। और एक ये भी चीज थी कि लास्ट ईयर आई न्यू कि यू हैड एक्सपेक्टेशंस कि मेरा हो जाएगा,
और हुआ नहीं था। तो इस साल मुझे था कि सर इस साल मैंने निकाल दिया, देखिए फाइनली हो गया मेरा। तो अच्छी बात है, अंत भला तो सब भला, ऐसे बोलते हैं ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, अच्छा, डेफिनेटली। अब जब आपका सिलेक्शन हो गया, अब हम बात थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, और अब आपने ज्वाइन कर लिया, राइट? अब थोड़ा सा जी। हमको ये बताओ कि आपका वर्क प्रोफाइल क्या है, आपका एक नॉर्मल डे में आप क्या करते हैं, किस तरीके के चैलेंजेस इनिशियली फेस किए आपने। और कई स्टूडेंट्स मानते हैं कि मार्केटिंग ऑफिसर का मतलब हार्डकोर सेल्स, रिजेक्शन होगा, तगड़ा प्रेशर होगा। इसमें से कितना आपको लगता है, क्योंकि मुझे पता है प्रोफाइल टू प्रोफाइल, बैंक टू बैंक वेरी जरूर करता है, बट आपका इनिशियल इंप्रेशन क्या है जॉब का? चैलेंजेस हैं ये एक्चुअली जॉब? मतलब एक आपका इनिशियल एक्सप्रेशन मैं समझना चाह रहा हूँ। तो एक्चुअली मैं थोड़ा क्रिस्प में बताता हूँ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भीलवाड़ा में मैं एसेट डिवीजन के अंदर हूँ, रिटेल लोन्स में। तो यहाँ पे तीन डिविजन है एक्चुअल में। एक बिजनेस लोन्स को लेके है एमएसएमई डिवीजन, एक आरएलपी है रिटेल लोन पॉइंट, जहाँ पे रिटेल लोन्स के एसेट में जो आते हैं उनको पोस्ट किया जाता है। तीसरा है लाइबिलिटीज के अंदर, जिनके तरफ जिनका पूरा करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट के सेल्स पे वो होता है। सेल्स है, डेफिनेटली है। लेकिन सिर्फ सेल्स नहीं है, क्योंकि जैसे हम लोगों ने एफएमसीजी प्रोडक्ट्स पे काम किया है दिल्ली के अंदर मैंने, तो वहाँ पे प्योर सेल्स होती है, लेकिन यहाँ पे सेल्स प्लस मार्केटिंग है। यू हैव टू क्रिएट द लाइजनिंग। तो हम लोग जैसे हमारा काम क्या होता है कि हमें कस्टमर एज वेल एज इंटरमीडिएरीज भी होते हैं एक्चुअली रिटेल लोन्स के अंदर। बिजनेस लोन्स में भी इंटरमीडिएरीज होते हैं जिनको हम लोग डीएसएज कहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स। हम उनके साथ अपनी लाइजनिंग क्रिएट करते हैं। इसके अलावा कस्टमर के साथ भी हम अपनी लाइजनिंग क्रिएट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को विजिट करते हैं, वहाँ के स्टाफ के साथ हम लोग अपना मीटिंग्स अरेंज करते हैं, उनके साथ लाइजनिंग क्रिएट करते हैं टू मेक देम अवेयर अबाउट आवर प्रोडक्ट्स। पर ऐसा नहीं है कि हमें डोर टू डोर जाके सेलिंग करनी है कि लोन ले लो, इस तरह का कुछ भी नहीं होता। मेन चीज ये है कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि एटलीस्ट लोन्स एक ऐसा प्रोडक्ट है, चाहे वो बिजनेस लोन की बात की जाए चाहे वो रिटेल लोन्स की बात की जाए, जो कि जनरली एक कस्टमर को नीड होती है लोन्स की। तो हमारे को सिर्फ दो चीजें करनी होती हैं। एक, उन तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाने की, ओके हम लोग इस तरह का प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं। दूसरी चीज, जब कस्टमर आता है तो हमें उसे एक अच्छी सर्विस देनी होती है। सेल्स ऐसे होती है कि यहाँ पे हमारे को स्पेसिफिकली डायरेक्टली कस्टमर से तो बहुत कम डील करना होता है, इंटरमीडिएट ज्यादा होते हैं। तो हमें क्या होता है, सर्विस इस तरह की देनी होती है कि नेक्स्ट टाइम हमारे पास ऑटोमेटिकली वापस, क्योंकि बैंक्स बहुत सारे हैं मार्केट के अंदर, और आपको सर्विस के बेसिस पे ही अपने आप को सुपीरियर दिखाना पड़ेगा, बिकॉज रेट्स आर competitive, हर तरह के प्रोडक्ट्स competitive हैं, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स रहते हैं जनरली। तो आपको बस एक जिस चीज पे आप काम कर सकते हैं दैट इज सर्विस। तो और इसके अलावा ज्यादातर जैसे रिटेल लोन्स के अंदर ऐसा है कि रिटेल लोन पॉइंट के अंदर बहुत सारे डिविजन्स बने हुए होते हैं ऑल ओवर इंडिया। तो मुझे जैसे भीलवाड़ा रीजन मिला है, तो भीलवाड़ा के अंदर पाली, राजसमंद, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट भी आते हैं। तो हमारे को उन डिस्ट्रिक्ट्स में जो हमारी ब्रांचेस है, जैसे हमारे आरएलपी के अंदर 23 ब्रांचेस, तो उन ब्रांचेस को भी हमें विजिट करना पड़ता है। और ब्रांचेस को विजिट करके वहां पे जो जिस भी तरह के मतलब चैलेंजेस आते हैं उनको भी हमारे को सॉर्ट आउट करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। वहाँ के भी डीएसएस को हम लोग अपने साथ एम्पैनल करवाते हैं, लॉयर्स को, सीएस को अपने साथ एम्पैनल करवाते हैं। इस तरह का हमारा प्रोफाइल रहता है। फिर जैसे कोई लोन फाइल आती है तो उसको हम लोग थॉरली डॉक्यूमेंटेशन उनका देखते हैं, किसी तरह की पेंडेंसीज होती हैं वो क्लियर करते हैं, उसको सिस्टम में प्रोसेस करते हैं, उसके बाद वो सैंक्शन होता है। ये पूरी प्रोसेस रहती है। तो इनिशियली कोई चैलेंजेस आपने फेस करे आफ्टर ज्वाइनिंग? एक्चुअली चैलेंजेस तो हाँ, स्टार्ट में स्ट्रगल थोड़ा रहता है डेफिनेटली। ऑल्दो मार्केटिंग इज फन, जिन जो मार्केटिंग को लाइक करते हैं उनको मतलब सेल्स भी अच्छी लगेगी, क्योंकि बहुत सारे फायदे भी होते हैं, क्योंकि आपको एक अपनी मतलब थोड़ा सा जैसे फ्रीडम भी रहती है। थोड़ा सा टारगेट को लेके थोड़ा सा मतलब एक वो रहता है, स्ट्रेस रहता है, बिकॉज कुछ फिक्स टारगेट्स होते हैं मंथली। और हमारे को जैसे क्वार्टरली बेसिस पे परफॉर्मेंस हमारा रिव्यू होता है। तो जैसे मंथली टारगेट फिक्स तो होते हैं, लेकिन वो आपका क्वार्टरली बेसिस पे आपको रिव्यू किया जाएगा। अगर इस मंथ के टारगेट थोड़े कुछ कम भी रह गए, कहीं आप लैग कर गए, तो आप नेक्स्ट मंथ में उसे कवर कर सकते हो। फिर इसमें सीजन्स भी रहते हैं, जैसे दिवाली का सीजन अभी है, तो सीजन्स पे सेल्स ज्यादा होती हैं, तो आप कवर भी कर सकते हो, नेक्स्ट मंथ के लिए भी आप कवर कर सकते हो पहले से, इस तरह से रहता है।
ज्यादा स्ट्रगल तो ऐसा कुछ मतलब सर बहुत ज्यादा स्ट्रगल तो ऐसा कुछ है नहीं, बिकॉज सीनियर्स आपको हमेशा वहाँ पे आगे से आगे आपको गाइड करते रहेंगे। हाँ, थोड़ा सा मुझे जरूर हुआ था, क्योंकि मुझे बैंकिंग से रिलेटेड बिल्कुल भी कुछ भी आइडिया नहीं था। लेकिन थैंक्स टू माय सीनियर्स जो है मतलब बहुत कोऑपरेटिव हैं। मैं पूरे दिन क्वेश्चंस पूछ पूछ के उनको परेशान कर देता हूँ, बट वो फिर भी मतलब हर तरह से पेशेंस रख के मेरे को आंसर देते हैं। और मैंने गलतियां खूब करी हैं, ऐसा नहीं है, पिछले 3-4 महीने में मैंने बहुत जगह गलतियां करता हूँ। कभी डॉक्यूमेंटेशन में, कभी सिस्टम में प्रोसेस करने में कुछ गलतियां करता हूँ, और वो हमेशा एक ही चीज कहते हैं कि अभी तुम नए हो, धीरे धीरे सीख जाओगे। बट मतलब ओवरऑल एज सच मुझे कोई परेशानी नहीं आई जिससे मुझे लगे कि ओके मैंने कोई किसी तरह का गलत प्रोफेशन चूज किया या गलत बैंक में आ गया हूँ। ओवरऑल बस ये है कि हाँ, थोड़ा सा फिजिकल वर्क है, थोड़ा मेंटल स्ट्रेस है। इस चीज को अगर आप बेयर कर सकते हैं तो इजीली आप इसके अंदर बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते इनफैक्ट अगर आप क्लरिकल पोजीशन में भी ज्वाइन करोगे ना, तो फिजिकल मेंटल स्ट्रेस वहां पर भी होगा। आप क्लरिकल पोजीशन में भी नंबर हैं। ऑफ कस्टमर्स अगर आप टैकल कर रहे हो, कैश पे हो, कहीं पर भी हो, अगर आप पीओ हो तो भी आपके लिए ब्रांच की क्लोजिंग ऑडिट्स, ये तो हर जॉब में ही है। अगर आप कहो कि एकदम स्मूथ डेफिनेटली। सेलिंग हो तो वो एक रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है कि अगर नहीं आपको बिल्कुल बैंक अच्छी खासी सैलरी दे रहा है तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बेयर करें। आई सर, थिंक इट इज जेन्युइन, थोड़ा बहुत प्रेशर होना भी चाहिए, नहीं तो हम कैसे ग्रूम करेंगे। नहीं कर सकते, क्योंकि जब मेरे पे प्रेशर पड़ता है तो मुझे आइडिया पड़ता है कि अच्छा मेरी पोटेंशियल ये है, मैं इस लेवल तक कर पा रहा सही हूँ। बात और है। दूसरी चीज क्या है कि जैसे अब हमारे यहाँ पे इनफैक्ट जो हमारे यहाँ पे क्लरिकल इसमें रहते हैं, जिस तरह से बैंक में रश रहता है उनको वो हैंडल करते हैं, मैं देखता हूँ वो भी कंटिन्यूअसली स्ट्रेस में रहते हैं उन सारे कस्टमर्स ऑब्वियसली। को खुश रखने। और फिर हाँ, एक चीज ये भी रहती है कि बैंक्स में स्टाफ इतना कोऑपरेटिव रहता है कि कई बार हम भी उनकी हेल्प करते हैं टू हैंडल द कस्टमर्स, और कई बार वो भी हमारी हेल्प करते हैं ताकि हमारी, क्योंकि कई बार उनकी एक्चुअली जो कस्टमर को फेस करने का जो फ्रिक्वेंसी होती है वो ज्यादा होती है, तो वो हमारे को वॉक इन्स और मतलब लाइजनिंग बनाने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से रहता है कुछ आपस में कोऑपरेट करके मैनेज हो जाता है सर। चलिए, थैंक यू सो मच भरत फॉर सच वैल्यूएबल इनपुट्स। अब जाते जाते फटाफट वाइंड अप करते हैं। अब इस बार तो 700 से ज्यादा वैकेंसीज हैं, तो अब आपका आई क्या आई फाइनल हर्ड टिप कि है? 1200 है। हाँ जी। 1200 वैकेंसी है। मुझे नहीं पता, जहां तक मुझे, मैं एक सही बताऊं, मैं नोटिफिकेशन को पढ़ता हूँ, उसके बाद में अपने काम में लग जाता हूँ। मैं कभी वैकेंसीज कितनी है इस पे फोकस नहीं करता। बच्चे जरूर पूछते हैं कि सर कम है ज्यादा है, मेरे लिए हार्डली मैटर्स। बट यस, बच्चों के लिए, अब आप जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अगर आप एक या दो लाइन में क्रिस्प टू द पॉइंट क्या टिप देना चाहेंगे, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, क्या वैल्यूएबल लर्निंग है आपका जो आप देना चाहोगे जो उनके काम आए? आई थिंक प्रीलिम्स के लिए तो मैक्सिमम आप है ना अटेम्प्ट मतलब प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, और टॉपिक्स उसके अंदर डिवाइड कर लीजिए किन टॉपिक्स का वेटेज कम है, किन टॉपिक्स का ज्यादा है। उनमें से कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिनके अंदर 5-5 क्वेश्चन फिक्स होते ही होते हैं हर बार के, आप उन पे प्रैक्टिस ज्यादा करिए, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे स्पीड और एक्यूरेसी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। दूसरी चीज, मेंस की अगर बात करें तो जैसे कॉटलर को थॉरली एक बार पढ़ना ही पढ़ना है उसको, लेकिन और साथ के साथ आप उसमें हाइलाइट्स कर सकते हैं अगर कुछ आपको स्पेसिफिक टॉपिक्स लग रहे हैं, ऑल्दो आपके नोट्स में ज्यादातर चीजें कवर हो जाती हैं। कुछ ऐसा मेरे को दिखा नहीं कि कुछ अलग मुझे कवर करने की जरूरत है, तो उस नोट्स को इजीली कवर करके और टेस्ट सीरीज लेके टेस्ट जरूर प्रैक्टिस करें। बिना टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करे कुछ भी नहीं हो पाता है, क्योंकि उससे आपको एवेल्यूशन मिलता है कि एग्जैक्टली आप कहाँ लैग कर रहे हो और कहाँ आपको प्रैक्टिस की जरूरत है या कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये 3 चीजें। और इंटरव्यूज के लिए थोड़ा सा बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में प्रैक्टिस करनी जरूरी है, बैंक के प्रोडक्ट्स वगैरह की हल्का फुल्का आप कर सकते हैं, बैंक्स की हिस्ट्री वगैरह की थोड़ा बहुत बैंक्स का, और आखिरी के 3 दिन जो आपके रहते हैं उनके करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा फोकस करना है। बस इतना ही सर। चलो, थैंक यू सो वेरी मच, एंड इट वाज रियली अ प्लेजर कनेक्टिंग विद यू अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और आपको थैंक यू और सर। आपकी फैमिली को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड विल स्टे कनेक्टेड। अगली बार आऊंगा भीलवाड़ा या अजमेर तो आपको फोन करूंगा। श्योर श्योर सर, ठीक मैं है। बीच में फ्री भी हुआ था, झांसी आने का मेरा था भी कि एक बार मैं विजिट करूं, लेकिन थोड़ा सा एक्चुअली क्या है ना, फैमिली और फिर ये प्रिपरेशंस और फिर बैंक की तरफ अब वापस जब हमारे को ज्वाइनिंग करनी थी, उन सब चीजों में थोड़ा सा मैं उलझा रह गया, तो मैंने आपको बोला भी था कि मैं विजिट करूंगा। एंड डेफिनेटली मैं एक बार थोड़ा सा भी मुझे कहीं टाइम मिलता है तो मैं खुद आपको पर्सनली विजिट करने आऊंगा।
डन है। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम ओवर दिस साइड, झांसी के आसपास खजुराहो है, ओरछा है, लॉट ऑफ गुड प्लेसेस दैट यू कैन कम एंड स्पेंड अ वीकेंड। मोस्ट वेलकम, एंड वील कनेक्ट एंड प्रॉब्ली विल हैव लंच टुगेदर। डेफिनेटली सर, ओके सर, चलो, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, हैप्पी गॉड दिवाली ब्लेस यू वंस ऑल। अगेन सर। थैंक यू सो मच, इन सेम टू यू।